एक बार की बात है। एक गांव में एक स्त्री ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा बड़ा ही भाग्यशाली था। गांव के पंडित ने बताया, यह बच्चा आगे चलकर इस राज्य की लड़की से शादी करेगा और इस राज्य पर अपना राज्य करेगा। एक दिन राजा शिकार पर निकले थे और घूमते घूमते वह उसी गांव में आ गए। गांव वालों ने उन्हें पहचाना नहीं। बातों ही बातों में उन्होंने राजा को सारी बातें बता दी जो पंडित ने उस लड़के के बारे में कहा था। राजा ने कहा, मुझे उस स्त्री के पास ले चलो। एक बूढ़े व्यक्ति ने राजा को उस स्त्री के पास लेकर गया। राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम इस बच्चे का देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाओगी। इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। लेकिन स्त्री मना करती रही। राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इससे अपना घर चलाना। यह तुम्हारा बच्चा बड़ा ही भाग्यवान है। जब यह बड़ा हो जाएगा यह तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। स्त्री ने सोचा, यह बच्चा बड़ा ही भाग्यवान है, इसीलिए यह अमीर व्यक्ति इसे लेने के लिए यहाँ आ गया है। यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस स्त्री ने अपने बच्चे को राजा को दे दिया। राजा उसे लेकर चला और उसके लिए एक लकड़ी का बक्सा खरीदा और उसे उस बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा, दम घुटने की वजह से बक्से के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। उसने सोचा कि वह अपने लड़की को अनजान पति से बचा लिया। मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। वही उस बच्चे के साथ हुआ। बक्सा बहते बहते नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा। वहां एक नौकर ने उसे देख लिया तो वह सोचा कि इसमें बहुत सारा धन होगा। उसने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और बक्से के पास पहुंचकर उसने बक्से को खोला तो वह देखता है कि एक गंदे कपड़े में एक लड़का है। उसने सोचा कि यह मेरे किस काम का, मैं इसे मालिक के पास लेकर जाता हूँ। उन्हें कोई संतान नहीं है, वह इसे रख लेंगे। और उसने उस लड़के को अपने मालिक के पास लेकर गया। सेठ ने जब यह देखा तो वह बड़ा खुश हुआ और कहा, शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की फरियाद सुन ली। उस बच्चे को सेठ और उसकी पत्नी ने बड़े ही प्यार से पालना शुरू कर दिया और उस लड़के का नाम मोहित रख दिया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके चेहरे का तेज बढ़ता गया। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसने अपने जन्म की भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से कहीं जा रहा था जहां मोहित का घर था। राजा ने उस लड़के को देखा और सेठ से कहा, यह आपका लड़का है? बड़ा ही सुंदर लड़का है। सेठ ने कहा, हाँ, यह हमारा ही लड़का है। हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। करीब 14 वर्ष पहले यह हमें नदी के किनारे एक लकड़ी के बक्से में मिला था। राजा को पुरानी बातें याद आने लगी। वह बहुत चिंतित हुआ। वह उसे मारने के लिए नई तरकीब सोचने लगा। उसने उस सेठ से कहा, क्या आप अपने बच्चे से मेरा एक काम करने के लिए कहेंगे? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत जरूरी है। मैं किसी काम से कहीं दूर जा रहा हूँ। मैं इस काम के लिए इस लड़के को 2 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने तुरंत हाँ कर दी और उसके पिता ने भी। राजा ने तुरंत रानी को एक पत्र लिखा और राजा ने उस पत्र में लिखा कि यह लड़का जैसे ही तुम्हें पत्र दे, इस लड़के को
तुम मरवा देना और महल से दूर इसे दफना भी देना, और यह सब मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद राजा ने मुहरबंद पत्र को लड़के को दे दिया। मोहित पत्र लेकर राजमहल की तरफ चल दिया। वह आज से पहले अपने घर से कहीं दूर नहीं गया था, इसीलिए वह राजमहल का रास्ता भूल गया और जंगल में भटकने लगा। शाम हो गई थी। वह इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ भागा तो वह देखता है कि जंगल में कच्चा मकान है। उस घर का कोई दरवाजा नहीं था। जब वह घर के अंदर गया तो वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बैठी थी। वह औरत अपने सामने उस लड़के को देखकर डर गई। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा तू कौन है और कहाँ से आ रहा है? मोहित ने कहा, मैं यह पत्र रानी माँ को देने जा रहा था, लेकिन अंधेरा हो जाने से मैं महल का रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे आपका मकान दिखाई दिया और मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बड़ी दया आ रही थी, क्योंकि वह घर डाकू के रहने का स्थान था और वह बूढ़ी औरत डाकुओं की नौकरानी थी। वह उसे देखेंगे तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो बहुत डर लगा कि वह डाकुओं के घर में आ गया है। अंधेरे में कहीं और जाना आसान काम नहीं था। बुढ़िया के कहने पर वह घर के कोने में जमीन पर सो गया। आधी रात्रि होने पर जब डाकू घर वापस आए तो अपने घर में किसी और को सोता देखकर अपनी नौकरानी को बहुत गुस्सा होने लगे। नौकरानी ने उन्हें सारी बातें बता दी और उस पत्र को डाकुओं के सरदार को दिखाया। चिट्ठी पर राजा के मोहर को देखकर डाकुओं के सरदार को कुछ शक हुआ और उसने सावधानी से पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसे उस लड़के पर बहुत दया आई। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और उसमें एक दूसरी चिट्ठी लिखकर रख दिया। उस चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का जैसे ही तुम्हारे पास पहुँचे तुम तुरंत इस लड़के का विवाह अपनी राजकुमारी से करवा देना और यह सब मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। सरदार ने चिट्ठी को मोहित के पास रख दिया और सवेरा होने से पहले ही वहां से चला गया। सवेरा होने पर बूढ़ी औरत ने मोहित को जलपान करवाया और फिर मोहित वहां से महल की तरफ चल दिया। महल में पहुंचने के बाद उसने रानी माता को यह पत्र दिया। रानी ने जब पत्र पढ़ा तो बड़ी आश्चर्य हुई कि राजा ने यह कैसा काम दे दिया है कि किसी अनजान से अपनी राजकुमारी का विवाह करवा देना। राजा की मुहर देखकर वह समझ गई कि यह चिट्ठी सच में राजा ने ही भेजी है। रानी माता ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उससे उसका नाम पूछा। उसका भोला भाला चेहरा देखकर वह उन्हें बहुत अच्छा लगा। अगले ही दिन रानी माता ने राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। मोहित राजकुमारी के साथ उस महल में बड़े सुख से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जब राजा अपने राज्य में लौटा तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक था, लेकिन जब उसे यह पता चला कि रानी ने उसका विवाह राजकुमारी से करवा दिया है तो वह बहुत गुस्सा हुआ और रानी से उस पत्र को मांगा। उसमें राजकुमारी से विवाह की बात लिखी देखकर वह बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, सच में लड़का पढ़ा लिखा लग रहा है, जरूर उसने रास्ते में चिट्ठी बदल दी है। राजा ने मोहित को अपने पास बुलाया और सच्चाई बताने को कहा। मोहित ने कहा, राजन, मैं नहीं जानता कि आपने इस चिट्ठी में क्या लिखा था,
मैं तो यूं ही इस खत को लाकर रानी माता को दे दिया था। हाँ, मैं रास्ते में जंगल में एक झोपड़ी में रात गुजारी थी, क्योंकि मैं महल का रास्ता भूल गया था और रात को भटक गया था। राजा को मोहित पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने राजकुमारी का विवाह तुम जैसे कंगाल से करवा दी, लेकिन मैं इस शादी को तब तक अनुमति नहीं दूंगा जब तक तुम शैतान के 3 बाल लाकर मुझे नहीं दोगे। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी कि वह शैतान के 3 बाल खोजते खोजते कहीं मर खप जाएगा। अब मोहित के पास राजा की आज्ञा मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन वह शैतान के 3 बाल खोजने के लिए निकल गया। खोजते खोजते वह एक शहर के पास पहुंचा। शहर के द्वार पर बहुत बड़ा दरवाजा लगा था, जिस पर हथियार लिए सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने कहा, तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या तुम कुछ जानते और समझते हो? मैं सब समझता और जानता हूँ। सिपाही ने कहा, तब हम पर भी एक दया करो कि बताओ कि यह द्वार पर जो कुआं है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था, लेकिन क्यों अब इसमें पानी नहीं है? मोहित ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, मैं अपना काम करके आऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलने के बाद आगे चला गया। वह जाते जाते एक दूसरे नगर के गेट पर पहुंचा। वहां भी एक सिपाही हथियार लिए खड़ा था। उसने भी वही सवाल पूछा। मोहित ने भी वही जवाब दिया। सिपाही ने कहा, जब तुम सब कुछ जानते और समझते हो, तो कृपा करके मुझे एक बात बताओ। इस शहर के सीमा पर एक सेब का पेड़ लगा है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, लेकिन अब वह सूख गया है, उसमें पत्तियां भी नहीं लगती। मोहित ने कहा, मुझे पहले अपना काम कर लेने दो, फिर मैं आकर तुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया। चलते चलते वह तीसरे शहर के द्वार पर पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ी नदी थी। उसमें एक छोटी सी नाव थी। उसमें एक नाविक बैठा था। उसने मोहित से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ के बारे में क्या जानते और समझते हो? मोहित ने कहा, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। नाविक ने कहा, जब तुम सब कुछ जानते और समझते हो, तो कृपा करके मुझे एक बात बताओ। आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? मोहित ने कहा, वापस आने के बाद तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। सबसे पहले तुम मुझे नदी को पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव में बिठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंचा, उसे एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चलता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया आंगन में बैठी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने आंगन में प्रवेश किया, तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं है यहाँ पर शैतान रहता है? मोहित ने कहा, अब मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 बाल चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत ने कहा, अरे बच्चे, तेरी तो यह बहुत बड़ी मांग है। बूढ़ी औरत ने सोचा, जब शैतान घर आएगा तो इसे देखकर कच्चा ही चबा जाएगा, इसीलिए मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। बूढ़ी औरत ने उसे चींटी बनाकर अपने पल्लू में छुपा लिया। मोहित बोला, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं, जिसमें पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें पहले मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल यह है, एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह बिल्कुल सूख गया है। वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल, एक नाविक को
हमेशा क्यों इधर से उधर जाना पड़ता है? इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी माँ बोली, यह बड़े कठिन सवाल हैं। इस सवालों के जवाब हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश जरूर करूंगी। अब चुपचाप तुम छिप जा, राक्षस के आने का समय आ गया है। शाम को राक्षस घर लौटा। अंदर आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा, मुझे मेरे घर में किसी इंसान की गंध आ रही है। आज कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, यहाँ कौन मनुष्य आया था? उसने चारों ओर झांक झांक कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगी और कही, अभी तो मैंने पूरा घर साफ किया है, तब तो कोई मनुष्य नहीं था। लगता है तेरे नाक में ही मानव गंध घुस गई है। जब राक्षस को कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी माँ की बातों पर विश्वास करना पड़ा। उसने चुपचाप खाना खाया और जमीन पर लेट गया और लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी माँ भी आज वहीं उसी बिछी हुई चटाई पर सो गई, क्योंकि उन्हें राक्षस के 3 बाल लेने थे। जब राक्षस नींद में खर्राटे मारने लगा, तब उसकी माँ ने उसके सिर से एक बाल तोड़ लिया तो राक्षस चिल्लाकर बोला, अरे माँ, यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों नोच रही है? माँ ने कहा, अरे बेटा, मैंने एक सपना देखा और डर से तुम्हारे बाल पकड़ लिए। राक्षस ने कहा, ऐसा तूने सपने में क्या देखा कि तू इतनी डर गई? माँ ने कहा, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाले कुएं से पहले मीठा पानी निकलता था, अब वह सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस कहा, इस सवाल का जवाब मेरे अलावा किसी और को नहीं पता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसके नीचे एक मेंढक रहता है। अगर उस मेंढक को खोज लिया जाए तो फिर से मीठा पानी कुएं से निकलने लगेगा। इतना कहकर राक्षस फिर नींद में सो गया। जब माँ को विश्वास हो गया कि राक्षस नींद में सो गया है, तो उसने फिर राक्षस के सिर से एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चिल्लाया, अरे माँ, ये तू क्या कर रही है? अरे बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक बुरा सपना देखा, जिसके डर से मेरे हाथ में तेरा बाल आ गया। ऐसा कौन सा सपना था जिसकी वजह से तू इतना डर गई? बूढ़ी माँ ने बोला, मैंने सपने में देखा एक राज्य के सीमा पर एक सेब का पेड़ है, जिस पर पहले सोने का सेब लगता था, अब वह सूखा पड़ा है। इसमें किसका दोष है? राक्षस ने कहा, उस पेड़ के नीचे एक चूहा रहता है, जो पेड़ की जड़ों को काटता है, जिससे पेड़ सूख गया है। यदि चूहे को पकड़ लिया जाए तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस ने कहा, अब माँ, मुझे सोने दो, अपने सपने से मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। बूढ़ी माँ ने फिर उसके सिर से तीसरा बाल उखाड़ा। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला होने लगा और माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। माँ उसे समझाने लगी और उसे शांत करने के लिए उसने कहा, बेटा, मैंने फिर एक अजीब सपना देखा है। मैं इस सपने का क्या करूं? राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। माँ ने कहा, मैंने सपने में देखा मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? उसमें उसका क्या कसूर? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन अपना चप्पू किसी दूसरे के हाथ में दे देगा, उसे इससे छुटकारा मिल जाएगा। राक्षस अपनी चटाई पर फिर से सो गया। बूढ़ी माँ ने मोहित को अपने आंचल से बाहर निकाला और उसे 3 बाल देते हुए कहा, इसे लो और तूने अपने 3 सवाल का जवाब पा ही लिया होगा। बूढ़ी माँ ने उसके असली रूप में कर दिया
और जल्दी से घर से बाहर जाने को कहा। लड़के ने बूढ़ी माँ को दिल से धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही दोनों सिपाही और नाविक मिले। नदी के उस पार मोहित को उतारा तो मोहित ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तुम यह चप्पू किसी दूसरे के हाथ में दे दो। उस दिन से तुम्हारे इधर उधर जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब वह पहले सिपाही के पास पहुंचकर उसके प्रश्न का उत्तर दिया तो उस सिपाही ने उसे बहुत सारा धन गधे पर लाद करके दे दिया। जब वह लड़का सारे धन को लेकर के दूसरे सिपाही के पास पहुंचा और उसके प्रश्न का उत्तर दिया तो उसने भी गधे पर लाद करके बहुत सारा धन दे दिया। अब मोहित दोनों गधों पर लादे हुए धन को और राक्षस के 3 बालों को लेकर अपने ससुर के महल में पहुंचा। राजा ने इतने सारे धन और राक्षस के 3 बालों को देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इतने सारे धन और राक्षस के 3 बाल कैसे मिले? मोहित ने कहा, मैं नदी के उस पार गया था, वहां पर मुझे बहुत सारा धन मिला। मैंने उसमें से कुछ धन अपने साथ ले आया। राजा के मन में लालच आ गई। उसने कहा, यदि मैं भी वहां जाऊं तो मुझे भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। मोहित ने कहा, क्यों नहीं? उस नदी में एक नाव है जिस पर एक नाविक बैठा है। वह आपको नदी के उस पार ले जाएगा, लेकिन आपको उससे चप्पू मांगकर नाव को खुद चलाएंगे तो उस पार पहुंचकर आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा। लालची राजा इन सब बातों को सुनकर नदी के पास पहुंचा और वहां सचमुच में एक छोटी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा ने उस नाविक से चप्पू लेकर नाव को खुद चलाने लगा। अब नाविक को रोज के इधर उधर चक्कर से छुटकारा मिल गया और राजा को रोज इधर उधर जाने की सजा मिली। इस प्रकार मोहित ने अपनी चतुराई से अपनी पत्नी को दोबारा प्राप्त किया और उस राज्य पर राज्य करने लगा।